हेलो एवरीवन। तो भाई आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोलिबिलिटी। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन और पीपीएम। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना नेक्स्ट कंटिन्यूटी में या सिलेबस कंटिन्यू करते हुए। तो आज हम डिस्कस करेंगे सोलिबिलिटी। तो सबसे पहले सोलिबिलिटी टर्म का मतलब समझेंगे कि सोलिबिलिटी एक्चुअल में होती क्या है। सोलिबिलिटी टर्म को समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से आपको बता रहा हूँ। जैसे ये मान के चलिए कि मैंने एक बीकर के अंदर कितना ml वाटर लिया, मैंने लिया 100 ml वाटर। अब इस 100 ml वाटर के अंदर मैंने क्या डिजोल्व करना स्टार्ट कर दिया, अपना कोई भी सोल्यूट या शुगर में मान के चलूँ वो मैंने इसके अंदर डिजोल्व करना स्टार्ट कर दिया। अब जब मैं इसके अंदर शुगर डिजोल्व कर रहा हूँ तो वो कितने अमाउंट शुगर, ध्यान सुनना, अमाउंट ऑफ शुगर, कितने अमाउंट शुगर किसमें, इन ग्राम, अमाउंट ऑफ शुगर इन ग्राम डिजोल्व होती है 100 ml वाटर के अंदर। वो चीज क्या कहलाती है, आपकी सोलिबिलिटी। दोबारा समझें, सोलिबिलिटी टर्म का मतलब क्या है कि भाई कोई सब्सटेंस या कोई सोल्यूट कितना डिजोल्व हो रहा है किसी सॉल्वेंट के अंदर। यहां मैंने एग्जांपल क्या लिया, यहां एक चीज मैंने फिक्स कर दी। मैंने क्या फिक्स कर दिया, मैंने सॉल्वेंट अपना फिक्स कर दिया। मैंने सॉल्वेंट मेरा 100 ग्राम 100 ml मैंने लिया। अब 100 ml सॉल्वेंट के अंदर मेरा कितना सोल्यूट या मेरा कितना शुगर डिजोल्व हो सकता है, ये इस 100 ml की क्या कहलाती है, सोलिबिलिटी। ध्यान देना, ये किसकी सोलिबिलिटी है, ये इस 100 ml वाटर की सोलिबिलिटी है कि 100 ml वाटर कितना सोल्यूट अपने अंदर डिजोल्व कर सकता है। अब आप कहोगे सर तो कितना भी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। इसलिए हमें क्या फिक्स करना पड़ेगा, इसकी क्या क्या हमें करना पड़ेगा, इसकी कंडीशन फिक्स करनी पड़ेगी। इसकी जो ऑप्टिमम कंडीशंस हैं वो हमें फिक्स करनी पड़ेगी। क्या फिक्स करनी पड़ेगी, क्या हम इसका प्रेशर फिक्स कर दें कि एक फिक्स प्रेशर पे और एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे, एक फिक्स्ड प्रेशर पे फिक्स्ड टेम्परेचर पे 100 ml वाटर कितने अमाउंट शुगर डिजोल्व करता है, क्या बनने के लिए, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने के लिए। ये उस 100 ml वाटर की क्या कहलाती है, सोल्यूबिलिटी। ठीक है, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये सैचुरेटेड वर्ड का मतलब क्या होता है, ये कराऊंगा, अभी आगे टर्म आएंगी आपकी। वैसे अगर मैं यहां आपको बताऊं तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर और कोई सोल्यूट ऐड ना हो सके, मींस द सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट विल डिसॉल्व। आई होप टर्म आपको समझ में, टर्म समझना बहुत जरूरी है कि सोल्यूबिलिटी वर्ड का मीनिंग समझ लीजिए कि क्या है, तो बाकी बार, क्योंकि वर्ड बार बार आएगा तो आपको इस वर्ड का मतलब समझना कि सोल्यूबिलिटी टर्म का मतलब क्या है, सोल्यूबिलिटी वर्ड का जो मीनिंग है ये एक्चुअल में ये है क्या। तो सोल्यूबिलिटी का मतलब क्या है, सोल्यूबिलिटी का मतलब क्या है कि एक गिवन सॉल्वेंट के अंदर, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर मेरा कितना सोल्यूट डिसॉल्व हो सकता है एट अ फिक्स प्रेशर टेम्परेचर, क्या बनने के लिए, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने के लिए, या एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए। इसे बनाने के लिए इस टेम्परेचर पे ये वाटर कितना सोल्यूट ऐड करेगा, दैट इज कॉल्ड सोलिबिलिटी ऑफ दिस वाटर या सोलिबिलिटी ऑफ दिस सॉल्वेंट। होप कि आपको समझ में आया होगा। अब ये जो सोलिबिलिटी है, ये सोलिबिलिटी कितने टाइप की होती है, जो आपके सिलेबस में मैं उसकी बात कर रहा हूं। आपके एनसीईआरटी बुक में आप चेक करोगे तो सोलिबिलिटी जो है वो आपकी दो हिस्सों में डिवाइड की गई है। कौन कौन सी, एक आपकी पढ़ रखी है, बता रखी है आपको, सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। एक तो आपको पढ़ना है सॉलिड कर डिसॉल्व करना है किसमें, लिक्विड में। एक दूसरी आपको पढ़नी है सोलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड, कि एक गैस एक लिक्विड के अंदर कितनी डिसॉल्व होती है या कैसे डिसॉल्व होती है, ये आपको डिस्कस करना है सेकंड पॉइंट के अंदर। और बता दूं, जो ये आपका सेकंड पॉइंट है ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यहां एक बहुत ही फेमस टर्म आने वाली है, एक फेमस लॉ आने वाला है। नाम क्या है, हेनरीज लॉ। क्या नाम आने वाला है, हेनरीज लॉ। वो डिटेल में डिस्कस करूंगा, बट वन मैं दोनों को डिस्कस करूंगा, पहले इसको बाद में उसको। तो सोलिबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड का मतलब क्या, सबसे पहले का मीनिंग समझिए, इसका मीनिंग समझिए, इसका मीनिंग समझिए। देखिए स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
तो सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड का मतलब क्या है कि सोल्यूट क्या होगा आपका, शुगर या सॉरी सॉलिड, और जो सोलवेंट होगा आपका वो क्या होगा, वो होगा आपका लिक्विड। इसके लिए बेस्ट और बिल्कुल सिंपल एग्जांपल हम लेके चलते हैं। मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, मैंने वाटर के अंदर किसको ऐड कर दिया, शुगर को। शुगर क्या है मेरी, सॉलिड होती है, और वाटर क्या होता है मेरा, लिक्विड होता है। तो सॉलिड ऐड कर दिया किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। अब ये भी दो तरीके से हो सकता है, एक तो वो जो सॉलिड डिसोल्व हो जाए, और एक वो जो सॉलिड डिसोल्व ना हो। मान के चलो शुगर की बजाय मैंने क्या ले लिया, मैंने ले लिया सैंड। क्या सैंड वाटर में डिसोल्व हो सकती है, हालांकि सैंड आपका क्या है, सॉलिड, वाटर आपका क्या है, लिक्विड। तो सॉलिड लिक्विड हो गया, बट ये इसके अंदर क्या नहीं होता, डिसोल्व नहीं होता। तो ये क्या शो नहीं करेगा, सोल्यूबिलिटी शो नहीं करेगा। तो इसीलिए मैंने एग्जांपल किसका लिया है, मैंने लिया है एग्जांपल शुगर का, कि शुगर डिसोल्व हो सकती है किसके अंदर, वाटर के अंदर। ठीक है, तो सैंड की बजाय आप एग्जांपल किसका लेंगे, आप एग्जांपल लेंगे शुगर इन वाटर। सॉल्ट इन वाटर भी आप ले सकते हैं। ठीक है, मतलब जो सब सॉलिड जो डिसोल्व हो जाए किसके अंदर, आपका वाटर के अंदर या आपका लिक्विड के अंदर। एक चीज ध्यान रखना, नॉट ऑल सॉलिड्स सोल्यूबल इन लिक्विड, मतलब सारे सॉलिड लिक्विड के अंदर क्या नहीं होते, सोल्यूबल नहीं होते। एग्जांपल मैंने बता दिया, सैंड इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। और इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए, किस कंसेप्ट को, कि भाई जब सारे सॉलिड लिक्विड में डिसोल्व नहीं होते, इसीलिए एक टर्म सामने आती है, ये आपने 9th क्लास में पढ़ी है, लाइक डिसोल्व लाइक। ये कंसेप्ट सामने आता है, फिर वहां वो डिस्कस करूंगा मैं अभी, बट मैं थोड़ा बता रहा हूं आपको कि क्या कुछ पढ़ना है आपको इसके अंदर। ठीक है, तो वो क्या चीजें हो सकती हैं। दूसरी टर्म पे आ जाइए, सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, मतलब फिर से वही चीज, यहां पे आपका क्या है, लिक्विड है, या लिक्विड आपका वाटर हो सकता है, कोई दूसरा लिक्विड भी हो सकता है। इस टाइम आपको डिसोल्व क्या करनी है, गैस डिसोल्व करनी है। यहां डिसोल्व क्या किया था आपने, सॉलिड, यहां क्या डिसोल्व करोगे, गैस। तो गैस इन लिक्विड, बेस्ट एग्जांपल आपका क्या होगा, कोल्ड ड्रिंक्स या फिर सोडा वाटर। अब सोडा वाटर के अंदर भी क्या होता है, CO2 इन वाटर। कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर भी क्या होता है, CO2 इन वाटर। CO2 क्या होती है, गैस, डिसोल्व किसमें की है, वाटर के अंदर। तो वो एग्जांपल किसका हो गया, गैस इन वाटर का। ठीक है, मैंने यहां पॉइंट लिखा था, नॉट ऑल सॉलिड सोल्यूबल इन लिक्विड। यहां ये उल्टा हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा ऑल गैसेस आर सोल्यूबल इन लिक्विड्स अंडर ऑप्टिमम प्रेशर। ये चीज ध्यान रखनी है। मैंने क्या लिखा, मैंने ये लिख दिया कि जितनी भी गैस होती है, मीन्स जितनी भी गैसेस होती हैं, वो सारी की सारी क्या हैं, सोल्यूबल किसके अंदर, लिक्विड्स के अंदर। बट ध्यान में क्या रखना है, हर एक गैस का एक क्या होता है, एक ऑप्टिमम प्रेशर होता है, जिस प्रेशर पे वो किसी जो लिक्विड के अंदर या वाटर के अंदर डिसोल्व हो सकती हैं। अगर मैं एग्जांपल लेके चलूं, मेरे पास है ऑक्सीजन गैस, एक मेरे पास है HCl गैस, तो दोनों में ज्यादा कौन डिसोल्व होगी वाटर के अंदर, ऑक्सीजन गैस या HCl गैस। तो इसका आंसर होगा HCl गैस इज मोर सोल्यूबल इन वाटर इंस्टीड ऑफ O2 गैस। रीजन इज वन, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये चीजें होती है, ये चीजें डिस्कस करूंगा मैं, बट आपको ध्यान में क्या रखना है, ये सारे कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना, ताकि आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, तो ये मतलब हो गया किसका, सोलिबिलिटी ऑफ लिक्विड इन गैस इन लिक्विड का, सॉलिड इन लिक्विड का। इसके अंदर ये याद रखना है, इसके अंदर याद रखना है, ये पॉइंट याद रखें, जरूरी है, क्योंकि इन पॉइंट के बेस पे क्या बनेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग सोलिबिलिटी, सॉलिड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। ठीक है, तो अभी मैं सबसे पहले डिस्कस क्या करने वाला हूं, सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो ध्यान से देखेंगे और वीडियो को पूरा देखेंगे, तभी समझ में आएगा। ऐसे बीच बीच में से आपको कट करके देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कोई पॉइंट बीच में रह जाता है तो फिर वो आपको लिंक नहीं कर पाता। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करेंगे सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड।
अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि सारे सॉलिड सोल्यूबल नहीं होते, मींस नॉट ऑल सॉलिड्स आर सोल्यूबल इन ऑल काइंड ऑफ लिक्विड्स या ऑल लिक्विड्स या एनी लिक्विड, मतलब कि सारे सॉलिड जो होते हैं वो हर एक लिक्विड के अंदर डिसॉल्व नहीं होते हैं। कौन से डिसॉल्व होंगे वो मैंने बताया, लाइक डिसॉल्व लाइक। अब इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि अगर मेरे पास एक साइड क्या है सोल्यूट, या एक साइड मेरे पास क्या है सोलवेंट, या ये मान लूं मैं किसको डिसॉल्व कर रहा हूं सॉलिड को, दूसरी तरफ क्या मेरे पास लिक्विड, तो यहां मेरे पास क्या ले लिया मैंने सोल्यूट, क्या ले लिया अपना सॉलिड, और सोलवेंट मैंने अपना क्या ले लिया लिक्विड। अगर ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं अगर मेरा सोल्यूट क्या हो पोलर, तो मेरा सॉलिड पोलर हो जाएगा। और मैंने लिखा लाइक डिसॉल्व लाइक, अगर ये पोलर है तो फिर ये भी क्या रहना चाहिए पोलर। इसीलिए उसने कहा लाइक डिसॉल्व लाइक। अगर मेरे पास सॉलिड कैसा है पोलर, तो लिक्विड भी कैसा होना चाहिए पोलर होना चाहिए, तभी वो क्या शो करेगा सोल्युबिलिटी शो करेगा, अदरवाइज वो सोल्युबिलिटी शो नहीं करेगा। दूसरा छोड़ो, सोचो कि चलो ठीक है मेरे पास पोलर नहीं है, मेरे पास नॉन पोलर है। अगर मेरे पास सॉलिड नॉन पोलर है तो मेरे पास लिक्विड भी क्या रहना चाहिए, लिक्विड भी मेरे पास क्या रहना चाहिए नॉन पोलर। तो कहने का मतलब क्या हो गया, पोलर डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। मतलब क्या है कि जैसा आप सोल्यूट रखोगे या जैसा आप सॉलिड लेके चलोगे वैसा ही आपको क्या लेना है लिक्विड या सॉल्वेंट। एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाऊं कि मैंने दो एग्जांपल लिए, एक तरफ मैंने लिया NaCl और शुगर, ठीक है, बोथ ऑफ दीज आर सोल्यूबल इन वाटर, बट ऑन द अदर साइड मेरे पास है नेफ्थलीन एंड एंथ्रासीन। पता होगा क्या होता है नेफ्थलीन एंथ्रासीन? नेफ्थलीन का जो ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर होता है या ये फॉर्मूला जो होता है, ये दो बेंजीन रिंग जो होती हैं ये आपस में जुड़ी रहती हैं। एंथ्रासीन में 3 बेंजीन रिंग को आपस में जोड़ दीजिए, ये बन जाएगा आपका एंथ्रासीन। एंथ्रासीन 3 बेंजीन रिंग ज्वाइन टुगेदर, नेफ्थलीन 2 बेंजीन रिंग ज्वाइन टुगेदर। अब NaCl और शुगर दोनों ही मॉलिक्यूल आपके कैसे होते हैं पोलर की नॉन पोलर, दोनों आपके होते हैं पोलर, ठीक है। वाटर भी आपका कैसा होता है पोलर। तो वो यही बात बोल रहा है कि NaCl एंड शुगर बोथ आर सोल्यूबल इन वाटर, मतलब NaCl एंड शुगर पोलर होते हैं तो बोथ आर सोल्यूबल इन वाटर। मैंने लिख दिया बोथ आर सोल्यूबल इन वाटर। बट यहां अगर मैं इनको किस में डिसॉल्व करूं वाटर के अंदर, तो ये डिसॉल्व नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये कंपाउंड क्या है आपके नॉन पोलर, और ये वाटर कैसा होता है आपका पोलर। तो ये आपके नॉन पोलर हैं, वाटर आपका पोलर है, तो नॉन पोलर पोलर में डिसॉल्व नहीं होगा, इसीलिए उसने टर्म लिखी लाइक डिसॉल्व लाइक। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा क्या लेते हैं कि मैंने अब इनको क्या किया, वाटर की बजाय मैंने दोनों को डिसॉल्व करने की कोशिश की, किसके अंदर बेंजीन के अंदर। इसको मैंने किसके अंदर डिसॉल्व किया बेंजीन के अंदर। NaCl एंड वाटर, NaCl एंड वाटर डिसॉल्व किए मैंने किस में बेंजीन में, सोल्यूबल नहीं होंगे, बट ये मैंने डिसॉल्व किए किस में बेंजीन में, दे आर सोल्यूबल इन बेंजीन। अब ऐसा क्यों हो गया, नेफ्थलीन क्या था नॉन पोलर, एंथ्रासीन भी क्या है नॉन पोलर, बेंजीन भी क्या होती है, बेंजीन भी क्या होती है आपकी नॉन पोलर। तो नॉन पोलर डिसॉल्व इन नॉन पोलर। बट यहां क्या है NaCl एंड शुगर कैसे होते हैं पोलर, बेंजीन कैसी होती है नॉन पोलर। क्या पोलर नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा, नहीं होगा, इसीलिए ये डिसॉल्व नहीं होता। तो इसीलिए लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब क्या है, इफ यू आर हैविंग अ पोलर सोल्यूट सो सोलवेंट मस्ट बी पोलर, इफ यू आर हैविंग नॉन पोलर सोल्यूट तो सोलवेंट मस्ट बी नॉन पोलर, तभी डिसॉल्व होगा, अदरवाइज डिसॉल्व नहीं होगा। बात समझ आ गई। एक क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क के तौर पे, इसका आप आंसर ढूंढना, आंसर लिखना अपने नोट्स के अंदर।
कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज CaF2, कंपाउंड का नाम क्या है? CaF2, कैल्शियम फ्लोराइड, डज नॉट डिजोल्व इन, CaF2 डज नॉट डिजोल्व इन वाटर in spite being a ionic compound। क्वेश्चन समझिए क्या लिखा है। CaF2 does not dissolve in water in spite being a ionic compound, मतलब आयनिक कंपाउंड होते हुए भी ये किस में डिजोल्व नहीं होता? ये वाटर में डिजोल्व नहीं होता। ठीक है, मतलब कहने का ये हो गया कि पोलर है बट ये फिर भी वाटर के अंदर, पोलर के अंदर डिजोल्व नहीं होता। ऐसा क्यों? अब आप कहोगे सर आपने तो बोला था कि लाइट डिजोल्व लाइक, बट मैंने उससे पहले आपको एक टर्म तो बताई थी। उससे पहले क्या मैंने ये नहीं बताया था कि नॉट ऑल सॉलिड्स आर सोल्यूबल इन लिक्विड्स? मैंने उससे पहले टर्म बताई थी आपको। मैंने इससे पहले ये बताया था कि हर सॉलिड लिक्विड के अंदर डिजोल्व नहीं हो सकता, सारे नहीं हो सकते, बट लाइक डिजोल्व लाइक का कंसेप्ट जो है वो हो सकता है, और एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। तो ये एक्सेप्शनल केस है, इसीलिए किसकी फॉर्म में है? क्वेश्चन की फॉर्म में है। कंपाउंड आयनिक है, आयनिक कंपाउंड होते हुए भी डिजोल्व नहीं होता, ऐसा क्यों है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन कर लेना। वैसे मैं हिंट दे दूं, हिंट इसका क्या है? हाई लेटिस एंथैल्पी ऑफ CaF2। तो CaF2 की जो लेटिस एंथैल्पी होती है ये हाई होती है। हिंट मैंने दे दिया, बाकी इसका आंसर आप लिख लेंगे, ढूंढ लेंगे, एनसीईआरटी बुक में ही मिलेगा। ठीक है, अब ये तो बात मैंने पढ़ी किसके बारे में कि सॉलिड डिजोल्व इन लिक्विड। जब सॉलिड लिक्विड के अंदर डिजोल्व होता है तो क्या क्या टर्म हमारे सामने आती हैं? तो जब हम किसी सॉलिड को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो कुछ टर्म सामने आती हैं। उनमें से फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है? डिसोल्यूशन। और एक टर्म आपके सामने आएगी क्रिस्टलाइजेशन। थर्ड टर्म आपके सामने आएगी, थोड़ी देर पहले ही मैंने बताई है, सैचुरेशन या सैचुरेटेड सॉल्यूशन कर लेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसी का दूसरा भाई है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ध्यान देंगे, ये चारों ही टर्म काफी इंपॉर्टेंट है और ये चारों टर्म बार बार आएंगी, आपको इनका ध्यान रखना कि क्या इनका मतलब होता है। डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है, क्रिस्टल का मतलब क्या होता है, सैचुरेट का मतलब क्या होता है और अनसैचुरेट का मतलब क्या होता है। सबसे पहले डिस्कस करेंगे डिसोल्यूशन। ध्यान से सुनना, मैंने लिया शुगर, डिसोल्व किया वाटर के अंदर। वाटर मैंने लिया था 100 ml या 1 गिलास वाटर मैंने लिया। मैंने पहले इसके अंदर डाली 1 चम्मच चीनी, मतलब 1 टीस्पून शुगर डाली। ठीक है, इसको डालने से पहले भी यहां जो कंसंट्रेशन है, किसकी कंसंट्रेशन है? शुगर की कंसंट्रेशन कितनी है? C0। ध्यान सुना मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं जो 1 टीस्पून शुगर है उसके डालने से पहले भी इस वाटर के अंदर, ये क्योंकि ये क्या केवल प्योर वाटर है इस टाइम, इसके डालने से पहले, मतलब मैंने ये नहीं डाली है अभी, तो यहां कंसंट्रेशन क्या है? C0। मान ली C0 या CI मान सकते हैं आप, C0 मान ली। जैसे ही मैंने 1 टीस्पून शुगर डाल दी, कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? C1। मैं लिखता हूं C0 इनिशियल, C1 जब मैंने क्या डाली है? 1 स्पून। ठीक है, 1 स्पून शुगर मैंने ऐड किया तो कितनी हो गई? C1। अब मैंने ऐड कर दी 2 स्पून, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? 2 स्पून शुगर ऐड करने पे C2। अब मैंने ऐड कर दी 3 टीस्पून, अब कितनी हो जाएगी कंसंट्रेशन? अब हो जाएगी C3। सोच के बताना, जैसे जैसे मैं शुगर ऐड कर रहा हूं तो मेरी कंसंट्रेशन बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ेगी कि घटेगी? मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन से जब मैंने 1 भी चम्मच शुगर नहीं डाली थी, जब मैं 3 चम्मच शुगर डाल दी है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन से C3 तक आने में या C0 C3 तक आने में कंसंट्रेशन बढ़ी है कि घटी है? बढ़ी है।
इस कंसंट्रेशन के बढ़ने को ही क्या नाम दिया गया है? डिसोल्यूशन। मतलब व्हेन सोल्यूट डिसॉल्व इन सोलवेंट एंड इट्स कंसंट्रेशन इंक्रीज इन सॉल्यूशन। ध्यान देना, ये वोट सेम ही है, मैंने एक्स्ट्रा वोट ऐड नहीं किया, केवल यही वोट ऐड किया है। तो इसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई? इंक्रीज। एंड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ अ गिवन सॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग, दैट सिचुएशन या दैट कंडीशन इज नोन एज, या दैट प्रोसेस इज नोन एज डिसोल्यूशन। बात समझ आ रही है? तो डिसोल्यूशन वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस में शुगर या ये कह सकते हैं सोल्यूट ऐड करने से सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है? इंक्रीज। ठीक है, अब दूसरी टर्म क्या है? दूसरी टर्म मेरे पास है क्रिस्टलाइजेशन। अब ध्यान से सुनना, मैं शुगर ऐड करता जा रहा हूं, 3 टीस्पून शुगर ऐड कर दी। अब मान के चलना मैंने ऐड कर दी इसके अंदर 50 टीस्पून शुगर, क्या मेरे पास कंसंट्रेशन C50 हो जाएगी? इसके अंदर हो जाएगी। बट जब C50 हो जाएगी तो क्या वहां शुगर के मॉलिक्यूल्स ज्यादा नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। और जब शुगर के मॉलिक्यूल्स ज्यादा हो जाएंगे सो दे विल कोलाइड विद ईच अदर, मतलब वो नजदीक नजदीक होंगे तो वो एक दूसरे को क्या मारेंगे? टक्कर मारेंगे। और जैसे ही वो टक्कर मारेंगे, टक्कर मारने के बाद आपको सभी को पता है जब किसी की टक्कर दीवार में लगती है, आपकी भी टक्कर कभी दीवार में लगी होगी, तो आप कुछ सेकंड के लिए तो बैठ गए होंगे, हाय मर गया, बैठ गए होंगे। तो इसी तरीके से जब शुगर के मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होने के कारण वो आपस में टकराते हैं, सो दे विल सेटल डाउन। तो क्या हो जाते हैं वो? दे विल सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द ग्लास और बीकर। वो इस बीकर के, इस ग्लास के बॉटम में बैठ जाते हैं। और इस बॉटम पे बैठने को ही, ध्यान सुनना, इस बॉटम पे बैठने को ही क्या नाम दिया गया है? क्रिस्टलाइजेशन। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो मैंने वहां पर ट्रिक बताई याद करने के लिए। लास्ट में क्या वर्ड आया है? जेसन। जेसन का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन। फॉर्मेशन किसका? क्रिस्टल का। फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। तो जो ये सेटल डाउन हो गए हैं बॉटम पे, इनको बोला गया है क्रिस्टल्स, और इनकी फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होगी वो क्या कहलाएगी? क्रिस्टलाइजेशन। बात समझ में आ गई होगी? सो व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन? Crystallization is a process of formation of crystals when solute molecules collide with each other and they will settle down at the bottom of the flask या bottom of the glass, bottom of the beaker. Clear है? That is our crystallization. थर्ड टर्म क्या थी आपकी? Saturated solution. अब उसके बारे में समझते हैं। हालांकि मैंने वो आपको बताया है जब मैंने solubility की टर्म मैंने आपको बताई है, तो वहां पे लिखा था सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या होता है? ध्यान से सुनना, मैंने एक ग्लास बीकर लिया, एक ग्लास पानी, एक ग्लास वाटर लिया। इस एक ग्लास वाटर के अंदर मैंने फिर से वही अपनी शुगर ऐड करना स्टार्ट कर दी। मुझे बताइए कि क्या मैं इसके अंदर शुगर ऐड करता रहूंगा और शुगर डिजोल्व होती रहेगी? नहीं। एक सिचुएशन ऐसी आएगी, या मैं ये कहूं, ये मैंने 100 ml वाटर लिया है, तो 100 ml वाटर की भी कुछ कैपेसिटी है, कुछ खुद की टेंडेंसी है कि वो कितनी शुगर अपने अंदर ऐड कर सकता है। तो यहां पर भी इस 100 ml की खुद की कैपेसिटी है, इसकी खुद की सोल्युबिलिटी है कि हाउ मच सोल्यूट इट कैन डिसॉल्व विद इन इट, अपने अंदर कितना सोल्यूट डिसॉल्व कर सकती है। जैसे मैं कहूं, मेरी भी एक कैपेसिटी है कि मैं कितना वाटर पी सकता हूं। मैंने 1 गिलास पानी पी लिया, 2 गिलास पी लिया, 3 गिलास पी लिया, क्या मैं 50 लीटर पानी पी सकता हूं? क्या मैं एक साथ 10 लीटर 20 लीटर पानी पी सकता हूं? नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। बट हाँ, 1 ग्लास एंड 2 ग्लास, मैक्सिमम 3 ग्लास आई कैन ड्रिंक एट अ टाइम। मैं 3 ग्लास पानी एक टाइम तक पी सकता हूं। बट अगर कोई मुझे ये कहे कि 10 ग्लास पानी पीना है, 20 ग्लास पानी पीना है, सो इट विल नॉट बी पॉसिबल। रीजन क्या है? रीजन ये है कि मेरी खुद की कुछ टेंडेंसी है, मेरी खुद की कुछ कैपेसिटी है, तो जिसको मैं ओवरकम नहीं कर सकता, जिसको मैं ये कह सकता हूं कि तोड़ नहीं सकता। तो ऐसे ही यहां पे है, 100 ml वाटर की खुद की कैपेसिटी है कि वो कितना सोल्यूट अपने अंदर ऐड कर सकता है। और ये कैपेसिटी, ध्यान सुनना, ये कैपेसिटी जिस टाइम बन जाएगी, जैसे मान के चलिए इसके अंदर मैं सोल्यूट ऐड करता रहा, वन टाइम, मतलब एक टाइम ऐसा आएगा व्हेन नो मोर सोल्यूट विल डिसॉल्व।
तो एक टाइम ऐसा आएगा जब और सोल्यूट डिजोल्व होना क्या हो जाएगा, बंद। बात समझ आ रही है? एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब और ज्यादा सोल्यूट ऐड नहीं हो सकता इस एक गिलास वाटर के अंदर, और उसी कंडीशन को, जिस कंडीशन पे ये होगा, उसी कंडीशन को क्या बोल दिया गया है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मींस द सॉल्यूशन विच विल नॉट डिसॉल्व एनी सोल्यूट इन इट, जो अपने अंदर कोई और सोल्यूट ऐड नहीं करेगा, ठीक है। तो उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसके अंदर सोल्यूट डिसॉल्व होना बंद हो जाए। अब इसको उल्टा कर लीजिए, इसका उल्टा क्या कर लीजिए। अब मैंने कहा कि भाई मैंने इसके अंदर शुगर डिसॉल्व करना स्टार्ट किया था, सोल्यूट डिसॉल्व करना स्टार्ट किया था, साथ साथ मैं इसको क्या कर दूं, इसको मैं हीट कर दूं, टेम्परेचर प्रोवाइड कर दूं। अगर ये पहले क्या बन गया था, सैचुरेटेड बन गया था, तो क्या टेम्परेचर देने से ये और शुगर ऐड करना स्टार्ट नहीं कर देगा? आपने देखा होगा घरों में, आपने जब जैसे वो जलेबी वाला जो चाशनी बनाता है, या रसगुल्ले वाला जो अपना लिक्विड बनाता है, जो लिक्विड रसगुल्लों के अंदर जलेबी के अंदर जाता है, उसको बनाने के लिए वो क्या करता है, क्या केवल रूम टेम्परेचर वाले वाटर में शुगर डालता है, या उसको गर्म करता रहता है? वो उसको गर्म करता रहता है, क्योंकि जब हम गर्म करते रहेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती रहेगी, जिसके कारण शुगर के मॉलिक्यूल्स उसके अंदर ज्यादा डिसॉल्व होते रहेंगे। मतलब सॉल्यूशन आपका ज्यादा डेंस, ज्यादा कंडेंस बनता रहेगा, कंसंट्रेशन बढ़ती रहेगी किसकी, शुगर की, ठीक है। क्या करने पे, टेम्परेचर प्रोवाइड करने पे। या फिर मैं ये कह दूं कि अब तक मैं क्या कहता आया था कि व्हेन नो मोर सोल्यूट विल डिसॉल्व, अब जब जैसे आपने टेम्परेचर देने से स्टार्ट कर दिया, तो ये स्टार्ट डिसॉल्विंग मोर सोल्यूट इनटू इट, तो ये अपने अंदर और ज्यादा सोल्यूट डिसॉल्व करना स्टार्ट कर देगा। और जब ये अपने अंदर और ज्यादा सोल्यूट डिसॉल्व करना स्टार्ट कर दे, उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। बात समझ आ रही है? तो उसको हम क्या बना लेंगे फिर, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ध्यान सुनना, सैचुरेटेड व्हेन नो मोर सोल्यूट विल डिसॉल्व, अनसैचुरेटेड व्हेन सोल्यूट स्टार्ट डिसॉल्विंग इनटू सॉल्यूशन। मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर जब और सोल्यूट डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाए, तो क्या बोला जाएगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड, या सोलिबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड। अब हम जो नेक्स्ट टर्म डिस्कस करेंगे दैट विल बी, बट उससे पहले अब क्या डिस्कस करेंगे, अब जो हमने पढ़ा है सोलिबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड, इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं, मींस फैक्टर अफेक्टिंग, ध्यान सुनना बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्टर अफेक्टिंग सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। मतलब जब एक सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो सोलिबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। एंड देयर आर टोटल 3 फैक्टर्स विच अफेक्ट दिस काइंड ऑफ सोलिबिलिटी। मतलब इस तरह की सोलिबिलिटी को केवल 3 फैक्टर अफेक्ट करते हैं। और पहले उनमें कौन कौन से हैं वो फैक्टर्स, पहला है नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट, दूसरा है आपका टेम्परेचर, और तीसरा है आपका प्रेशर। तो ये 3 फैक्टर हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। कैसे अफेक्ट करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। नेचर ऑफ सोल्यूट कैसे अफेक्ट करता है, उसके लिए आप सिंपली एक चीज याद रखिए, लाइक डिसॉल्व लाइक, या फिर पोलर डिसॉल्व पोलर, नॉन पोलर डिसॉल्व नॉन पोलर। नेचर ऑफ सोल्यूट भी जरूरी है, नेचर ऑफ सोलवेंट भी जरूरी है। तो सोल्यूट और सोलवेंट दोनों के नेचर पे डिपेंड करता है कि ये सोल्यूबल होगा या नहीं होगा, सोलिबिलिटी ज्यादा होगी या सोलिबिलिटी कम होगी। नेक्स्ट आपका है टेम्परेचर। अब जो टेम्परेचर का फैक्टर है ये 2 तरीकों से आपको आपका डिपेंड करता है। फर्स्ट, अगर या इफ जो आपकी डिसोल्यूशन प्रोसेस है, इफ डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, मतलब जो आपकी सोलिबिलिटी की प्रोसेस है, मतलब जब कंसंट्रेशन बढ़ रही है वो एंडोथर्मिक है, या दूसरा क्या है कि वो एक्सोथर्मिक है। इफ
dissolution process is exothermic, और अगर वो एंडोथर्मिक होगी और एक्सोथर्मिक होगी तो उस टाइम जो सॉल्यूशन की एंथैल्पी है उस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? Whenever it is endothermic, at the time delta solution H is greater than 0. ध्यान देना, जिस टाइम डिसोल्यूशन प्रोसेस एंडोथर्मिक है या जो कंसंट्रेशन बढ़ना एंडोथर्मिक प्रोसेस है, उस टाइम जो डेल्टा सॉल्यूशन H होगा दैट विल बी ग्रेटर देन 0. बट जब वो एंडोथर्मिक होगा तो वो इसका रिवर्स हो जाएगा, मींस दैट इज डेल्टा सॉल्यूशन H इज लेस देन 0. क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार आता है कि व्हेन डेल्टा सॉल्यूशन H इज ग्रेटर देन 0 एट दैट टाइम व्हाट विल बी द सोल्युबिलिटी, मींस हाउ द सोल्युबिलिटी विल बी अफेक्टेड बाय दिस टेम्परेचर, या एट दैट टाइम सोल्युबिलिटी विल इंक्रीज और डिक्रीज. तो ध्यान में ये रखना है कि जब डेल्टा सॉल्यूशन H ज्यादा होगा 0 से या डेल्टा सॉल्यूशन H कम होगा 0 से, उस टाइम सोल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है ध्यान देंगे. Whenever this kind of arrangement is there, ये कह दो कि एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, सोल्यूबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके? टेम्परेचर के. मतलब सोल्यूबिलिटी क्या करेगी? इंक्रीज, जैसे जैसे क्या इंक्रीज करेगा? टेम्परेचर. ठीक है, या मैं ये कह दूं दिस टाइम व्हेनेवर द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक सोल्यूबिलिटी इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर. सोल्यूबिलिटी बढ़ती रहेगी जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा. बट व्हाट अबाउट इन दिस केस? इन दिस केस सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज. तो यहां सोल्युबिलिटी हो जाएगी डिक्रीज, यहां सोल्युबिलिटी हो जाएगी इंक्रीज. होप कि आपको समझ में आया होगा. मतलब इफ डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक डेल्टा सोल H लेस देन 0. इफ डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक डेल्टा सोल H इज ग्रेटर देन 0. इफ इट इज ग्रेटर देन 0 सोल्युबिलिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. इफ इट इज लेस देन 0 सोल्युबिलिटी विल डिक्रीज. ठीक है. नाउ थर्ड फैक्टर आपका क्या था? दैट इज प्रेशर. सभी को पता है और सभी ने पढ़ रखा है 9th क्लास में, प्रेशर किस पे लगा रहे हैं हम? सॉलिड पे. सो सॉलिड पे प्रेशर लगाने से क्या सोल्युबिलिटी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा. तो लिख लेंगे प्रेशर डज नॉट शो एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन सोल्युबिलिटी. बट आप फिर से पूछोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि प्रेशर जो होता है, प्रेशर ऑन सॉलिड्स, या ये कह दूं सॉलिड पे जो प्रेशर लगता है उसके कारण सॉलिड्स क्या रहते हैं? आर इनकंप्रेसिबल. तो सॉलिड्स पे प्रेशर लगाने से वो प्रेशराइज नहीं होते, वो इनकंप्रेसिबल रहते हैं. तो ये इसके कारण, मतलब प्रेशर कांट कंप्रेस सॉलिड्स, और प्रेशर का इफेक्ट सॉलिड पे क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है. दैट्स व्हाई दे विल नॉट शो एनी इफेक्ट व्हेन वी आर अप्लाइंग प्रेशर ऑन सॉलिड्स. बात समझ में आ गई? सो देयर आर 3 फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड. फर्स्ट फैक्टर क्या है? नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट. सेकंड फैक्टर क्या है? टेम्परेचर. ध्यान में क्या रखना है कि डेल्टा सोल H ग्रेटर देन 0 कब होगा? जब रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी. डेल्टा H लेस देन 0 कब होगा? जब रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी. और अगर एंडोथर्मिक है तो सोल्युबिलिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, और अगर एक्सोथर्मिक है तो सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज. थर्ड फैक्टर क्या हो गया? प्रेशर. प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता. सो देयर इज नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड. रीजन क्या है? क्योंकि सॉलिड जो होते हैं वो हाईली इनकंप्रेसिबल होते हैं. ठीक है. सो दैट इज अबाउट सॉलिड्स, सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड. नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि वहां पे एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन बनता है हेनरी लॉ का. तो वहां मैं सारी डिटेल में डिस्कस करूंगा हेनरी लॉ की डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज, फैक्टर, एप्लीकेशंस, मींस एवरीथिंग, लिमिटेशंस इवन. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.